राम जी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जाहिर की। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की है और कहा कि विधेयक को अस्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कृषि मंत्री की तरफ से लोकसभा में जी राम जी बिल को पेश किया गया। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। प्रियंका गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसको वापस लेना चाहिए, ये सही कदम नहीं है सरकार का। कांग्रेस का वॉकआउट भी दिखा। गरीबों के कल्याण के लिए ये बिल है और जी राम जी बिल को लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद उसका विरोध शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि विधेयक को अस्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, सर इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। देखिए, मनरेगा योजना का नाम बदलने वाला बिल पेश हुआ। मनरेगा वर्सेस जी राम जी पर बवाल चल रहा है। विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला सदन में और संसद के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। महात्मा गांधी का नाम हटाने पर ऐतराज है। लोकसभा से वॉकआउट के बाद प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनरेगा वर्सेस जी राम जी को लेकर ये पूरा विरोध है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नाम बदलने की जो सनक है उसको खत्म करनी चाहिए। महात्मा गांधी के नाम हटाने से ये दिक्कत हो रही है विपक्ष को और विपक्ष का कहना है कि ये जानबूझकर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। विधेयक वापस होना चाहिए। वॉकआउट किया गया। वॉकआउट के बाद सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। संसद के बाहर ये बवाल चल रहा है। पहले संसद में बात उठाई गई। लोकसभा में जब बिल पेश हुआ, प्रियंका गांधी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर हर योजना का नाम बदलने की जरूरत नहीं है और इसी का विरोध किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के बाहर की। तो देश भर में मनरेगा को निरस्त कर 125 दिन की रोजगार की गारंटी वाला नया कानून जी राम जी लोकसभा में आज पेश हुआ है। वहीं इसको लेकर अब झारखंड में भी सियासत तेज होती हुई दिख रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। बीजेपी ने कहा कि गांधी जी के दिल में भी राम बसते थे। बात जेएमएम की नहीं है, पूरे देश के नागरिकों की भावनाओं पर कुठाराघात है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और मनरेगा में चूंकि महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ, उनको हटाने का दुस्साहस, ये कैसी मानसिकता है? ये बहुत विभत्स मानसिकता है। अपने राष्ट्रपिता को अपमानित करने का प्रयास है।
और गांधी का नाम कैसे हटा दोगे? मैं हद कर दी जेएमएम ने। अगर विदेशी आएंगे और भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है किसी ग्रामीण योजना में तो उसके बारे में जानकारी लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में लेंगे, तो इसमें इनको आपत्ति है और आपत्ति होगी भी क्यों नहीं। इनकी जब यूपीए की कोलिशन सरकार थी तो इन्होंने सितंबर 2007 में तो सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट करके रामलला को काल्पनिक बता दिया था। देखिए महात्मा गांधी का दर्शन क्या था, जो उनका मुख्य सोच था हे राम, उनकी समाधि में भी हे राम लिखा है, उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। तो ये तो गांधी जी को श्रद्धांजलि है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की होगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जॉर्डन के दौरे पर हैं। जॉर्डन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने खुद कार ड्राइव कर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन संग्रहालय लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 3 देशों के दौरे के दौरान इस वक्त जॉर्डन में वो लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के बाद इथियोपिया और फिर ओमान जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी राहत मिल चुकी है। गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की तरफ से जो एक याचिका लगाई गई थी उसको लेकर टिप्पणी की है। अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। इसका मतलब यह है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत में कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। कोर्ट ने इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर अब देखा जा रहा है। और गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ यह मामला, बड़ी खबर, आरोपी लूथरा ब्रदर्स दिल्ली लाए गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैंकॉक से दिल्ली लाए गए हैं दोनों भाई। तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब देखिए इनको दिल्ली लाया गया है। ये दोनों भाई दिल्ली आ चुके हैं। बैंकॉक से दिल्ली लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस हिरासत में लेगी। आज भी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी है। जानकारी आपको दे दें कि लूथरा ब्रदर्स की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस लेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेशी होगी। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद गोवा पुलिस अपनी कस्टडी में इनको ले लेगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने है। गोवा अग्निकांड का मामला, जिसके बाद से ये दोनों भाई फरार थे और अब देखिए इनको भारत लाया गया है। बैंकॉक से भारत लाया गया, दिल्ली लेकर टीम पहुंच चुकी है, पुलिस हिरासत में है और आज ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होगी। और इसके बाद आपको बता दें ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस ले लेगी। इसके बाद गोवा पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। ये बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई, बड़ा अपडेट आपके सामने। दोनों भाइयों को दिल्ली लाया गया, बैंकॉक से दिल्ली लेकर टीम पहुंच चुकी है और इसके बाद जानकारी है कि कुछ ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी और उस पेशी के बाद गोवा पुलिस रिमांड लेगी। ये ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस लेगी, आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं बिहार से। ये खबर, बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें दोगुना रोजगार होगा, दोगुनी आय से लेकर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने पर सरकार का जोर होगा। इस सरकार ने आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया और निर्णय था 7 निश्चय 3.0। जी हां, बिहार में 2025 से 30 तक 7 निश्चय 3.0 पे काम होगा और इसके पहले 7 निश्चय पार्ट 2 पे काम हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने उसे आगे बढ़ाते हुए 7 निश्चय पार्ट 3.0 पे काम करना शुरू कर दिया है। और सरकार की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाए। जिन 7 एजेंडों पे काम होगा 7 निश्चय 3.0 पे, उसमें सबसे पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। जाहिर तौर पे सरकार की पूरी कोशिश है कि बिहार के लोगों की न सिर्फ आय दोगुनी हो, बल्कि दोगुनी रोजगार भी बिहार के लोगों को उपलब्ध हो। जाहिर तौर पे ये प्रमुख बिंदु है इस 7 निश्चय 3.0 का। दूसरा महत्वपूर्ण है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। सरकार की पूरी कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछे और उद्योगपतियों को लुभाने के लिए, निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। तो 7 निश्चय 3.0 में भी सरकार की कोशिश रहेगी कि बिहार को समृद्ध बिहार बनाया जाए और बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र भी बनाने की
कवायद इस 7 निश्चय 3.0 में किया जाएगा। बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में भी विकसित करने की योजना है और आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश भी लाने की कोशिश है बिहार सरकार की। तो जाहिर तौर पे 7 निश्चय 3.0 बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2025 से 30 तक 7 निश्चय 3.0 पे काम किया जाएगा और सरकार की कोशिश है और सरकार का दावा भी है कि आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा। इस नाम पे जनता से उन्होंने वोट भी मांगा था और सरकार ने अपना रोड मैप तय कर दिया है 7 निश्चय 3.0 के माध्यम से कि इन एजेंडे पे चलकर बिहार को हम विकसित बिहार बनाएंगे। और वहीं नीतीश कैबिनेट से 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 सालों में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। जी के निर्देश पे 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार, आय कैसे दुगनी होगी, कैसे बिहार का कृषि समृद्ध होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिला में एक जिला स्कूल को हम लोग आदर्श कॉलेज के तौर पर, स्कूल के तौर पर मॉडिफाई करेंगे। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाएंगे। यह पूरी तरह रूपरेखा अभी 7 निश्चय पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति मिली है और इसके बाद सभी विभाग इसकी तैयारी करके 25 से लेकर 30 तक जो पूरी कार्य योजना है इसको बनाने का काम किया जाएगा। और मेरा साफ तौर पर मानना है किसी तरह का कोई अपराधी यदि आपके उद्योग धंधे में दिक्कत देता है, तुरंत हमारे एसपी को आप बताइए, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल है सर, ये जो आप लोगों ने रोड मैप बनाया है सर, इसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी, तो केंद्र सरकार से क्या मदद? पूर्ण रूप से सब सहयोग मिल रहा है। 3,17,000 करोड़ के बजट में हम 60 से 70,000 करोड़ रुपया अपने राजस्व करते हैं। भारत सरकार कई रूप में हमें राशि उपलब्ध कराती है, असिस्टेंट के तौर पर, सहयोग राशि के तौर पर या वित्तीय आयोग के रिपोर्ट के आधार पर कई चीजें आती और हम दुनिया के मार्केट में भी आएंगे और राशि यहाँ, और हम इसलिए पीपीपी मोड पर सारे चीजों को ला रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50 लाख करोड़ हजार करोड़ रुपया का यदि हम इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में, तभी तो बिहार समृद्ध होगा। आने वाले 5 साल में हम बिहार को कहाँ देख रहे हैं सर? एकदम बिहार अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। तो बिहार अगले 5 से 10 सालों में टॉप 5 राज्यों में शुमार होगा देश का। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और जाहिर तौर पे 7 निश्चय पार्ट 3.0 को मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए इधर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने नीतीश कैबिनेट के फैसले पर पलटवार किया है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। 1 में कमी थी, 7 निश्चय 2 में कमी थी, मैंने 7 निश्चय लागू हुआ 2 पंचवर्षीय में, लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीन पर आप जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि अधूरी योजना पड़ी हुई है। अब नल जल योजना उसका हिस्सा था, अब जाकर देख लीजिए, अभी भी मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि लगभग 40% जो दावा किया जा रहा है उसमें 40% योजना लागू ही नहीं। मोहल्ला का मोहल्ला, वार्ड का वार्ड पड़ा हुआ जहां पर पाइपलाइन नहीं बिछा और यहाँ बोल दिया गया कि पूरी हो गई। तो इस तरह की योजना और रोजगार के क्षेत्र में भी वही हाल है। आंकड़ों से सिर्फ तो होना नहीं है, आपको पर्याप्त संसाधन के साथ साथ मॉनिटरिंग और इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके करेक्शन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए, उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सब उस 7 निश्चय का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसमें कमी दिख रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार यदि 7 निश्चय 3 ला रही है तो इन तमाम सुधारों के साथ लावे। और पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ऊर्जा विभाग के लिए आज का दिन बड़ा है। 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया गया। 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश और सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। आपको बता दें कि 6000 मेगावाट
ऊर्जा उत्पादन पर सरकार का जोर है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का टारगेट और सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित हुए। ऊर्जा विभाग के लिए बिहार सरकार के आज बड़ा दिन है, क्योंकि इन्वेस्टर भी आए और नियुक्ति पत्र भी बांटी गई। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद है। सर, आज बड़ा दिन है, इन्वेस्टर भी आए हैं, नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री ने बांटा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को भी बधाई है इसके लिए कि बिहार आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसके लिए पावर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ सर आज? अभी तक 50,000 करोड़ का हुआ है और 6,000 मेगावाट का पावर सेक्टर में। ठीक, तो बिल्कुल खास तौर पर विजेंद्र यादव ये बता रहे थे कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको लेकर के 50,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर अभी तक आ चुके हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। शॉल उठाकर सम्मान किया, यहां पर बुके देकर एक बार फिर से बधाई दी गई है। दूसरी तस्वीर आप नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की देख रहे हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे और एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए बधाई दी जा रही है। इसके साथ ही मुलाकात, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें दोनों। अमित शाह से मुलाकात और उसके बाद नितिन गडकरी से भी नितिन नवीन की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपके सामने अब रखने जा रहे हैं मोतिहारी से। ये बड़ी खबर, कबाड़ दुकान में सेल्स टैक्स की छापेमारी हुई है। हवाई अड्डा के सामने ये छापेमारी चल रही है। कबाड़ दुकानदार पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है और इसी कड़ी में देखिए टीम पहुंची है। कबाड़ दुकानदार मनोज यादव के दुकान में कर की चोरी की खबर मिलने के बाद टीम पहुंची। अधिकारी दलबल के साथ पहुंचे हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मनोज यादव कबाड़ की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि कर की वो चोरी कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर टीम पहुंची है। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कब की ये खबर है? क्या वहां पर अभी भी छापेमारी हो रही है टीम की, या ये रेड खत्म हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी चल रही है। मोतिहारी के हवाई अड्डा चौक के पास मनोज यादव कबाड़ का दुकान है। कबाड़ की आड़ में ये कर की चोरी कर रहे थे, जिसकी जानकारी विभाग को लगी और वाणिज्य कर विभाग के तमाम अधिकारी दल बल के साथ पहुंचकर कागजातों की जांच कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और उसमें कई कागजातों को जब्त भी किया है। तो जो जानकारी मिली थी विभाग को कि मनोज यादव कबाड़ का दुकान वो चलाते हैं और उनका कबाड़ का कारोबार जो है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। वैसी स्थिति में जो है वो कर की चोरी जो है वो कर रहे थे और इसकी जानकारी जब अधिकारियों को मिली। अब तक कोई जानकारी इस बात की है क्या कि कितने टैक्स चोरी का ये मामला है? देखिए, ये अभी तक की जो प्राइमरी जानकारी जो मिल रही है कि लाखों रुपए की टैक्स की ये चोरी हर जो महीने करते थे और इसका ब्यौरा इनके पास नहीं है। तो वैसी स्थिति में पूरे कागजात की को खंगाली जा रही है। जो अधिकारी है, जो सेल टैक्स के अधिकारी है, वो दल बल के साथ पहुंचे हैं। अभी भी छापेमारी हो रही है, जांच हो रही है और पूरे कागजातों को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी भी वहां पर रेड जारी है, कागजातों की जांच की जा रही है। टैक्स चोरी का ये मामला बताया जा रहा है। कबाड़ दुकानदार के घर और दुकान पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की जा रही थी और इसकी जानकारी जब टीम को लगी तो वहां पर दलबल के साथ अधिकारी पहुंचे। अब दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अभी भी वहां पर टीम मौजूद है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। विशेष निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी। भवन निर्माण विभाग के निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की खबर। आय से अधिक 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। दरभंगा में पदस्थापित है निदेशक गुणवत्ता गजाधर मंडल और भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवास पर टीम पहुंची है, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लोक सेवक जो हैं उनके खिलाफ लगातार
स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो कार्रवाई कर रही है। विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और ये देख सकते हैं, ये उषा रेसिडेंसी अपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है गजाधर मंडल उनका निवास स्थान है और यहाँ पे वो रहते हैं। एसबीयू की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है और गजाधर मंडल के खिलाफ जो है वो सूचना प्राप्त हुई थी विशेष निगरानी इकाई को कि गजाधर मंडल जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर करके 2,82,61,61 रुपया जो है उसकी कुछ संपत्ति वो अर्जित कर रखे हैं, जिसे खंगालने के लिए इनकी एसबीयू की टीम जो है वो पटना स्थित यह जो अपार्टमेंट है आवास यहाँ पहुंची है। इसके अलावा जो है बताते चलें कि इसके अलावा जो भागलपुर में इनका पैतृक आवास है वहाँ पे भी टीम पहुंची है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पटना में जो इनका कार्यालय है वहाँ पे भी एसबीयू की टीम जो है वो पहुंची है। फिलहाल जो है कार्रवाई जो है वो रेड की चल रही है। तो ये देख सकते हैं कि एसबीयू की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और यहाँ पे पूरे तौर पे छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसबीयू के जो डीआईजी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई जो है वो चल रही है। फिलहाल गजाधर मंडल जो है उनके तीनों ठिकानों पे, चाहे कार्यालय हो या आवास हो या फिर पैतृक आवास हो, सभी जगहों पे ये रेड की कार्रवाई जो है कंडक्ट किया गया है और छापेमारी की कार्रवाई के जो है तहत आगे का अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। बताते ये चले कि गजाधर मंडल जो हैं वो लोक सेवक हैं, सरकारी लोक सेवक हैं। फिलहाल ये जो है पटना में ये थे, अभी दरभंगा में ये पदस्थापित हैं और दरभंगा में भवन निर्माण विभाग में ये पदस्थापित है। दरभंगा भवन निर्माण विभाग के जो हैं जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लोक सेवक भवन निर्माण विभाग में है, दरभंगा में पदस्थापित हैं और इनके विरुद्ध जो है वो शिकायत मिली थी एसबीयू को। निगरानी की जो विशेष इकाई टीम है उनको ये शिकायत मिली थी कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसी शिकायत को सत्यापित किया पहले निगरानी विभाग ने और फिर इनको जो है इनके ठिकानों पर कार्रवाई किया है। भवन निर्माण विभाग में निदेशक के पद पे ये पदस्थापित है। फिलहाल देख सकते हैं कि एसबीयू की टीम जो है वो पूरे तौर पे छापेमारी की कार्रवाई जो है वो कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद वास्तविक तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि गजाधर मंडल जो है जो भवन निर्माण विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित है, इन्होंने कितनी की कुछ संपत्ति जो है वो अर्जित कर रखी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे